नमस्कार। 18 दिसंबर 1928 आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 2022 का 18 दिसंबर है, लेकिन इंपॉर्टेंट डेट है 18 दिसंबर 1928। इसलिए इंपॉर्टेंट डेट है कि यही वह दिन था जब भगत सिंह और उनके साथियों ने सैंडर्स की हत्या की थी। वही हत्या जिसके लिए बाद में उन्हें फांसी पर चढ़ना पड़ा। थोड़ा सा किस्सा इस हत्या का। हालांकि आप लोग जानते हैं कि देश में साइमन कमीशन आया था और साइमन कमीशन का पूरे देश में विरोध हो रहा था। लाहौर में नौजवान पहुंचे लाला लाजपत राय के घर और उनसे कहा कि इस विरोध का आप नेतृत्व कीजिए। लाला लाजपत राय नेतृत्व करने के लिए सबसे आगे आए और पहली बार शायद देश में हुआ कि लाला लाजपत राय के कद के बड़े नेता के ऊपर सीधे लाठी चार्ज करवाया गया। इसके लिए जिम्मेदार था स्कॉट और उन लाठियों की चोट से अंततः लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। मरने के पहले उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर लगी लाठियों की एक एक चोट अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील की तरह होगी। इस हत्या के बाद पूरे देश में दुख का भी माहौल बना, गुस्से का भी माहौल बना। सीआर दास कांग्रेस के एक बड़े नेता थे। उनकी पत्नी ने कहा कि क्या हिंदुस्तान के सारे नौजवान मर गए हैं? क्या हिंदुस्तान के सारे नौजवान इतने कमजोर हो गए हैं कि लाला जी की मृत्यु का बदला नहीं लिया जा सकता? आप जानते हैं सरदार भगत सिंह, सुखदेव और ये सारे लोग, हंसराज बोहरा, जय गोपाल, हालांकि जो दो नाम मैंने बाद में लिए वो गद्दार हो गए, बाद में वो ब्रिटिश अप्रूवर बन गए, लेकिन ये सारे लोग नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे और ये सारे लोग वहां नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे। उसके चीफ थे, कमांडर इन चीफ थे चंद्रशेखर आजाद। योजना बनी कि लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेना है। इन लोगों ने स्कॉट को मारने का प्लानिंग किया था, लेकिन स्कॉट उस दिन निकला नहीं। निकला सैंडर्स, जेपी सैंडर्स। और जयगोपाल, जिसको यह जिम्मेदारी दी गई थी पहचान की, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। उनको लगा कि यही स्कॉट है और सैंडर्स को मार दिया गया। जिस बंदूक से सैंडर्स को मारा गया वो थी 0.32 यूएस कॉल्ट पिस्टल, यानी अमेरिका में बनी हुई पिस्टल 0.32 बोर की, जिससे भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। और यही बंदूक उनके पास तब भी थी जब वो संसद में बम फेंकने गए थे। आप जानते हैं संसद में उन्होंने 2 बम फेंके थे। कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत पड़ती है। दरअसल फ्रांस का एक राजकतावादी क्रांतिकारी था ऑगस्ट वैलियंट, उसने फ्रांसीसी संसद में बम फेंका था और भगत सिंह ने उसका किस्सा पढ़ा था और भगत सिंह को यह समझ में आया था कि अगर हम वहां पर बम फेंकते हैं और किसी की भी हत्या नहीं करते हैं तो हमें जब ले जाया जाएगा अदालत के सामने तो हमें मौका मिलेगा यह बताने का कि हम कोई हत्यारे नहीं, हम कोई आतंकवादी नहीं, हम क्रांतिकारी हैं जो देश की मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो किस्सा फिर कभी। तो उस समय भी उनके पास यही बंदूक थी 0.32 बोर की यूएस कॉल्ट पिस्टल। तो जाहिर है उसकी जब्ती हुई और जब जब्ती हुई तो वो बंदूक कहीं ना कहीं होनी चाहिए। मेरे हाथ में एक किताब लगी जुपिंदरजीत सिंह की, भगत सिंह की पिस्तौल की खोज। ये मूलतः अंग्रेजी में आई थी, उसके बाद हिंदी अनुवाद भी हो गया। जुपिंदरजीत सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हैं ट्रिब्यून के। और जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो मुझे भगत सिंह के पिस्टल की बड़ी रोचक कहानी पता चली, जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। वीडियो की सीमाएं होती हैं और डिटेल में अगर जानना है तो इस किताब को खरीदकर जरूर पढ़ें। हुआ यह कि भगत सिंह वाले मुकदमे के समय जब पिस्तौल जब्त हुई तो इसे जज साहब ने सीआईडी के डीएसपी नियाज खान साहब को देकर कहा कि इसको फिल्लौर पुलिस एकेडमी में जमा करा दिया जाए। लेकिन फिल्लौर पुलिस एकेडमी में जमा होने से पहले इसको रख दिया गया लाहौर के मालखाने में। लाहौर उस समय हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। आप जानते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान तब नहीं बने थे आजादी के पहले। तो वहां के मालखाने में रख दिया गया। उस मालखाने से 8 दिसंबर 1944 को यह रिवॉल्वर, यह पिस्टल पहुंची थी फिल्लौर की पुलिस एकेडमी में। तो जुपिंदरजीत सिंह ने जब इस पिस्तौल को ढूंढना शुरू किया तो उनको पता चला कि यह फिल्लौर की पुलिस एकेडमी में, और संयोग से फिल्लौर बंटवारे के बाद भी हिंदुस्तान के अंदर ही है,
तो वो फिल्लौर पुलिस एकेडमी गए। अब पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए, वहां वो पिस्तौल नहीं मिल रही थी। एक बार को तो ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पिस्तौल गायब हो गई हो। लेकिन ढूंढते ढूंढते, कहते हैं ना ढूंढने वाले को भगवान भी मिल जाते हैं, तो ढूंढते ढूंढते पिस्तौल तो नहीं मिली, लेकिन पिस्तौल के बारे में कुछ कागजात मिले और उन कागजात से यह पता चला कि ये रिवॉल्वर जो थी वो 7 अक्टूबर 1969 तक फिल्लौर की एकेडमी में थी। आपको मैं बता दूं कि 7 अक्टूबर 1969 का अपना महत्व है। इसमें से 1969 हटाकर अगर आप 1930 कर दीजिए तो 7 अक्टूबर 1930 को ही भगत सिंह और उनके साथियों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो यह एक संयोग भी है। तो जोपिंदरजीत सिंह को पता चला कि 7 अक्टूबर 1969 तक तो ये जो बंदूक थी, ये जो पिस्तौल थी भगत सिंह की, ये फिल्लौर की एकेडमी में थी, लेकिन उसके बाद इसे इंदौर में बीएसएफ की एक एकेडमी को भेज दिया गया। इनको वो पत्र मिला जिस पत्र के थ्रू वो ट्रांसफर हुआ था। ये निर्देश दिया गया था कि बीएसएफ की जो नई एकेडमी इंदौर में बन रही है वहां इस पिस्तौल को भेज दिया जाए। दरअसल इन एकेडमीज में जो ट्रेनिंग होती है उनमें इन पिस्तौलों का पूरा जो इतिहास होता है वो दिखाने के लिए, बताने के लिए, पिस्तौलों का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये सारा बताने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब जोपिंदरजीत सिंह ने इंदौर की एकेडमी में ढूंढना शुरू किया। उनके पास सिर्फ एक नंबर था जिस नंबर से वो ये पता लगा सकते थे कि ये रिवॉल्वर भगत सिंह की है या नहीं। वो नंबर था 168896 168896। ये भगत सिंह की पिस्तौल का नंबर था और मॉडल तो मैंने आपको बताया ही, 0.32 बोर की यूएस कोल्ड पिस्टल। जब उन्होंने ढूंढना शुरू किया, बड़ी मुश्किल से अंत में उनको पता चला कि यह रिवॉल्वर है तो इंदौर की एकेडमी में, लेकिन पुरानी रिवॉल्वर्स थी, ये खराब ना हो जाएं, इस डर से सारी जो इस तरह के रिवॉल्वर्स थी, पिस्टल्स थी, उनके ऊपर ब्लैक पेंट पोत दिया गया था। तब उस ब्लैक पेंट के बाद पता कैसे चले कि नंबर क्या है? और जब तक नंबर पता नहीं चले, इस मॉडल की तो कई रिवॉल्वर्स थी वहां पे, कई पिस्टल्स थी वहां पे, तो जब तक नंबर पता नहीं चले तब तक यह कैसे क्लियर हो कि यह भगत सिंह की पिस्टल है या नहीं है। वहां के निदेशक महोदय ने सहयोग किया और वो ब्लैक पेंट जो थे वो हटाने शुरू किए। जिस तीसरी बंदूक का ब्लैक पेंट हटाया गया वो शहीद आजम भगत सिंह की बंदूक निकली, यानी उस पर नंबर निकला 168896। और यह घटना नई सदी की है, यानी 86 वर्षों तक इस देश में किसी को पता नहीं था कि शहीद आजम भगत सिंह की पिस्तौल कहां है, किस हाल में है या नहीं है। वो तो हमें शुक्रिया कहना पड़ेगा जोपिंदरजीत सिंह जैसे पत्रकार को, जिन्होंने ना केवल इंदौर के उस एकेडमी में इस पिस्तौल के होने का पता लगाया, बल्कि लगातार लगे रहे और अंततः उस पिस्तौल को हासिल किया, पता किया कि हां यही पिस्तौल है जो शहीद आजम भगत सिंह की है, जिससे सैंडर्स की हत्या हुई थी, जो लेकर वो लगातार चला करते थे, जो उनके पास तब भी थी जब वो संसद में बम फेंकने गए थे। इसके बाद का किस्सा भी बहुत रोचक है। आप जानते हैं कि पंजाब में भगत सिंह के मेमोरियल्स बने हुए हैं। खटकड़ कला जो उनका गांव है, वहां पर उनका एक मेमोरियल बना हुआ है। उनसे जुड़ी हुई तमाम सारी चीजें रखी हुई हैं, यहां तक कि वो अखबार भी रखा हुआ है जिसमें लपेट कर उनका शरीर जो टुकड़े टुकड़े कर दिया था अंग्रेजों ने, वो शरीर लाया गया है और इस तरह की तमाम सारी चीजें रखी गई हैं। तो पंजाब के लोग चाहते थे कि सरदार भगत सिंह का जो ये इतनी बड़ी स्मृति है, ये जो पिस्टल है, वो वहां पे ही रखा जाए। लेकिन बीएसएफ इतनी आसानी से ये देने को तैयार नहीं थी। पंजाब के एससी अरोड़ा ने एक याचिका लगाई हाई कोर्ट में। उस याचिका का फैसला आने के बाद भी बीएसएफ ने खटकड़ कला में, जहां भगत सिंह का पैतृक गांव है और वहां उनका एक मेमोरियल बना है, वहां भेजने की जगह हुसैनीवाला में, जहां उनको फांसी दी गई थी, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था हुसैनीवाला में, वहां जो मेमोरियल बना हुआ है जो बीएसएफ की देखरेख में है, वहां इसको भेजने का फैसला लिया बीएसएफ एकेडमी ने। लेकिन लोग खुश हुए कि भले बहुत वक्त लग गया, 2017 आ गया, लेकिन अंततः भगत सिंह की पिस्तौल पंजाब में पहुंची तो
ये पूरा किस्सा है भगत सिंह के पिस्तौल का। इस किस्से के पीछे एक बात जरूर है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए। हमारा देश शायद इतिहास, अपनी धरोहरों को संभालने में बेहद लापरवाह है। आप किसी पुराने शहर में चले जाइए, दिल्ली में ही हमारे साथ अगर घूमने निकल जाइए, पुरानी दिल्ली और बाकी सारी जगहों पर, तो कितनी सारी चीजें हैं, कितना सारा ऐतिहासिक धरोहर है हमारे पास जिसको हम ऐसे ही भूलते जाते हैं। मैं एक छोटी सी जगह का नाम बता के आज का वीडियो खत्म करूंगा। मध्य प्रदेश में एक छोटी सी जगह है खनियादाना। खनियादाना में चंद्रशेखर आजाद अपनी फरारी में काफी टाइम रहे थे। आप वहां के बस स्टैंड पर उतरेंगे तो चंद्रशेखर आजाद की एक मूर्ति लगी हुई है, लेकिन उसके आसपास आप घूमकर आ जाएंगे, ये पता नहीं लगा पाएंगे कि ये मूर्ति यहां क्यों लगी हुई है, इस जगह से चंद्रशेखर आजाद का क्या रिश्ता है। स्थानीय लोग किस्से कहानी सुना देते हैं, लेकिन वहां कोई ऐसा मेमोरियल, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि चंद्रशेखर आजाद अपनी फरारी में क्या कर रहे थे। भगत सिंह से भी जुड़ी ऐसी तमाम सारी चीजें हैं। भगत सिंह अपनी फरारी में ग्वालियर में काफी टाइम रहे थे। अगर आप ग्वालियर घूमते रहें, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि नाका चंद्रवदनी के किस मकान में वो रहे थे, और इस तरह की कितनी कितनी सारी चीजें। और जब हम इतिहास से इतने अंधे होते हैं, जब अपने धरोहरों को लेकर हम इतने असावधान होते हैं, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अगर नया इतिहास लिखा जाना शुरू हो गया तो क्या आश्चर्य होना चाहिए। अगर हमें अपनी धरोहरों की चिंता होती, अपने नायकों की चिंता होती, अपने इतिहास की चिंता होती, तो शायद आज इतिहास को उस तरह से गंदा नहीं किया जा सकता जिस तरह से गंदा किया जा रहा है। बस आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। नमस्कार। क्रेडिबल हिस्ट्री पर लगातार सामयिक विषयों से लेकर इतिहास तक पर वीडियोस बना रहे हैं हम लोग। एक छोटी सी टीम है और संसाधन जीरो है। अपनी कोशिशों से लगातार हम ये कोशिश करते हैं कि जो जरूरी विषय हैं उन पर वीडियोस लेके आए। बहुत सारे लोग इनबॉक्स में, डीएम में, बाकी जगहों पर कहते भी हैं इस पर बनाइए, उस पर बनाइए। हमारी इच्छा भी होती है ज्यादा वीडियोस बनाने की, अच्छे वीडियोस बनाने की, लेकिन संसाधनों की कमी हमारे सामने एक बड़ा संकट बन के रहती है। मैं आमतौर पर अपने वीडियोस में ये भी अपील नहीं करता हूं कि सब्सक्राइब करें। मुझे लगता है कि जिनको अच्छा लगेगा वो खुद सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन इस बार मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर संभव हो तो हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें। अगर संभव हो, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो स्टार्स देने की सुविधा है आपके पास, शेयर करने की सुविधा तो हर जगह है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की। आप इंस्टामोजो लिंक है वहां पर हमारी सहायता कर सकते हैं। आप साथ आएंगे तभी हम बेहतर काम कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया।